नमस्कार दोस्तों। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के बाद साइंटिस्ट ये मान चुके थे ब्रह्मांड में जो भी मैटर है वो अल्टीमेटली इन्हीं फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि हमको पता है कि हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें डेफिनेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन रहते हैं। लेकिन विद टाइम धीरे धीरे साइंटिस्ट की डिस्कवरी बढ़ती गई, उनको मुऑन, पायंस, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो ऐसे और अदर पार्टिकल मिलने लगे। अब साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि क्या ऐसा है कि जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, वैसे ही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी किसी और अदर एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने हो। जी हाँ दोस्तों, तभी शुरुआत होती है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। ये बेसिकली ये जो पूरा मॉडल है ये एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है कि ब्रह्मांड में जो भी मैटर है वो किन एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब ये होता है कि इसको और हम नहीं तोड़ सकते। जैसे नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में हम बताते हैं ना, इतने प्रोटॉन है, इतने न्यूट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है। और फिर अब हम ये भी बोल रहे हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी किसी चीज से मिलकर बने होते हैं। तो फंडामेंटली वो जिन चीजों से मिलकर बने हुए हैं उसके और फर्दर उसको नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए उसको एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। और ये पूरा जो स्टैंडर्ड मॉडल है दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत है। ये काफी चीजों को एक्सप्लेन करने में मदद करता है और यूपीएससी का भी ये बहुत फेवरेट टॉपिक है। बहुत बार यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आइए समझते हैं कि मॉडल क्या है और इससे हमको क्या सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये मॉडल बेसिकली कहता है कि ब्रह्मांड में बेसिकली दो ही टाइप के पार्टिकल हैं। एक को वो फर्मियोन्स बोलता है और एक को वो बोसॉन्स बोलता है। इनके डिफरेंट कैटेगरीज को मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, आप मेरे संग बने रहिए। फर्मियोन्स और बोसोन में जो मेजर डिफरेंस है वो दोस्तों स्पिन का है। जैसे कि हम देख सकते हैं, सारे फर्मियोन्स में जो स्पिन है वो हाफ है ना, इंटीजर स्पिन नहीं है। हम सारे फर्मियोन्स में देख सकते हैं कि हाफ स्पिन है, जबकि बोसोन्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर स्पिन है। ठीक है, इंटीजर स्पिन है। तो यही मेजर कैटेगराइजेशन है फर्मियोन्स का और बोसोन्स का। ये दो कैटेगरी ऑफ जो पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली स्पिन के आधार पर हमने इनको डिवाइड कर दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर इतनी देर से तो आप बता रहे हो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने होते हैं। अरे भाई थावस रखो, अभी समझाते हैं आपको कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी किससे मिलकर बने होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्मियोन्स की भी दो कैटेगरी होती है। एक को हम क्वार्क बोलते हैं और एक को हम लेप्टॉन्स बोलते हैं। और ये क्वार्क और लेप्टॉन बेसिकली तीन जनरेशन में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। और जैसे जैसे हम जनरेशन बढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसका मास भी बढ़ता हुआ जा रहा है। और जितना इनका मास बढ़ेगा उतना ही ये एलिमेंट अनस्टेबल होते हुए चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली सेकंड और थर्ड कैटेगरी के जो फर्मियोन्स हैं, चाहे हम क्वार्क की बात कर लें या इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें, ये डिजनरेट होते हैं फर्स्ट जनरेशन में, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्वार्क एंड leptons आर द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज ये पेयर में अकर कर सकते हैं। आप देखिए, फर्स्ट जनरेशन में अप एंड डाउन है, सेकंड जनरेशन में चार में स्ट्रेंज है, थर्ड जनरेशन में टॉप एंड बॉटम है। सिमिलरली अब लैपटॉप्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ही काउंटर पार्ट है जिसमें चार्ज नहीं है, चार्ज उसका जीरो है। आप देखिए -1 है, यहाँ पे जीरो है। इस ऐसे ही मुऑन और म्यूऑन न्यूट्रिनो, मुऑन में -1 का चार्ज है और मुऑन न्यूट्रिनो में जीरो चार्ज है। तो ये भी पेयर में अकर करते हैं। तो पहली बात तो पेयर में अकर करते हैं हमारे फर्मियोन, और दूसरा तीन जनरेशन में अकर करते हैं, जिसमें सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन थोड़ी हैवी होती है, अनस्टेबल होती है और डिके कर जाती है। अब आप बोर हो रहे होंगे, आप सोचे होंगे ये सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लेके आ जाओ, क्योंकि हमने तो वही पढ़ा है। चलो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी आपको लेके आ जाते हैं। ठीक है, देखिए, जो एक न्यूट्रॉन होता है वो बेसिकली दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलकर बना है। सिमिलरली जो प्रोटॉन होता है वो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम एलिमेंट्स हैं उनको तोड़ते थे, भैया इसमें हाइड्रोजन में इतना प्रोटॉन है, इतना न्यूट्रॉन है, हीलियम में इतना प्रोटॉन है, इतना न्यूट्रॉन है। वो प्रोटॉन भी, वो न्यूट्रॉन भी अपने आप में फर्दर एलिमेंट्री पार्टिकल में टूटे पड़े हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक जरा देख लेते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो अप क्वार्क है, अप क्वार्क को आप ध्यान से देखिए, अप क्वार्क में आप पाएंगे कि इसका चार्ज कितना है, 2/3, प्लस का 2/3। और डाउन में चार्ज कितना है, माइनस का 2/3। हमने क्या देखा अभी इस वाले केस में कि जो न्यूट्रॉन होता है उसमें दो एक अप क्वार्क है और दो डाउन क्वार्क है। तो डाउन क्वार्क का चार्ज कितना बताया था मैंने? डाउन क्वार्क का चार्ज था -1/3 और अप का कितना चार्ज था, 2/3। तो आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। सिमिलरली प्रोटॉन की बात करें तो अपर जो चार्ज था वो था 2/3 और इसमें दो अप क्वार्क हैं। सिमिलरली डाउन क्वार्क की बात कर रहे हैं तो उसमें -1/3 चार्ज था। आप दोनों को मिला के देखेंगे तो रिजल्टेंट यूनिट 1 आएगा। तो बेसिकली एक पॉजिटिव का चार्ज रहता है प्रोटॉन के ऊपर। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क आपस में कैंसिल कर दे रहे हैं और इस केस में रिजल्टेंट पॉजिटिव निकल के आ रहा है। इसलिए प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल रहता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। हमको ये भी पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी होता है, सबसे लाइटेस्ट तो इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसलिए न्यूट्रॉन हैवी होता है तो कई बार न्यूट्रॉन टूटता भी है। ठीक है, चलो न्यूट्रॉन जब टूटता है तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये बताओ कि
ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर भरे होते हैं। ये तो हमको पढ़ाया गया है ना, ये प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अंदर भरे होते हैं, ठीक है? ये बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस है, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है? अब ये प्रोटॉन, प्रोटॉन दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो क्या ये आपस में रिपेल नहीं करेंगे? ठीक है? अंदर जितने ज़्यादा प्रोटॉन भरोगे, वो प्रोटॉन आपस में रिपेल करेंगे ना, तो ऐसा कौन-सा फोर्स है, ये दोनों सेम चार्ज पार्टिकल को पास में लाएगा? क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जब लगेगा, तो ये दूर जाएँगे, ये दूर की ओर भागेंगे, है कि नहीं? तो बेसिकली इस फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है दोस्तों, जो न्यूक्लियस पर काम करता है और इन सबको बांधे रखता है। यहां भी आप देखिए, बेसिकली ये नॉट जस्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रख रहा है, बल्कि ये जो क्वार्क हैं, इनके बीच में जो आप फोर्स देख रहे हैं, यही फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये बात बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स हमारा, जो रेडिएशन हमारा सन से हमको आती है, वो कैसे आती है? वो फोटोन के थ्रू आती है। हमने देखा है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि वो सन रेज आती हैं, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिकली हर फोर्स का एक कैरियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो कैरियर है उसका नाम फोटोन है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कैरियर कौन है? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूं बोसॉन्स की। तो साइंटिस्ट ने जब फर्मियोन्स की बात करी, तो दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। लेकिन बोसॉन्स क्या हैं? बोसॉन्स आर फोर्स कैरियर। बोसॉन्स क्या हैं? फोर्स कैरियर हैं। ये फोर्स कैरी करते हैं। तो जैसा कि मैंने फोटोन को बताया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करता है। यस और नो? और जो ग्लूऑन की हम बात कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करता है। और डब्ल्यू और जेड बोसॉन्स जो हैं, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करते हैं। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है दोस्तों? मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि ये जो न्यूट्रॉन होता है काफी हैवी होता है और ये टूट जाता है। और किसमें टूटेगा? न्यूट्रॉन को चार्ज कंजर्व करना है, तो ये टूट जाता है इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में, और साथ में निकाल देता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बीटा डिके बोलते हैं। ठीक है? जो हैवी एलिमेंट्स में काफी ज्यादा होता है। जो कार्बन का C14 है ना, ये काफी हैवी एलिमेंट है, क्योंकि जनरली कार्बन का क्या होता है, C12 वाला जो रहता है वो स्टेबल रहता है, तो हैवी एलिमेंट है, तो ये डिजनरेट होगा और नाइट्रोजन बना लेगा, क्योंकि बीटा डिके हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कैसे बन रहा है दोस्तों? वीक न्यूक्लियर फोर्स से बन रहा है। आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन में दो डाउन क्वार्क हैं, ये दो डाउन क्वार्क चेंज होके दो अप क्वार्क बन जाते हैं, और इसीलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाता है। और ये वाला जो काम है ये करता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स करता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स का ही काम है कि वो फ्लेवर चेंज कर देता है। फ्लेवर, फ्लेवर दोस्तों इसी को बोलते हैं। अप एंड डाउन आर टू फ्लेवर्स। तो बेसिकली अप डाउन बदल गया, डाउन अप हो गया, इसी को फ्लेवर बोलते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स फ्लेवर चेंज कर सकता है, और इसीलिए वो एलिमेंट ही चेंज कर दिया, क्योंकि न्यूट्रॉन से जब प्रोटॉन बना, तो प्रोटॉन तो उसको एक एलिमेंट आगे ले गया, 6 से 7 कर दिया, तो नाइट्रोजन बना दिया। ठीक है? तो बीटा डिके में जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, उसका काफी अहम योगदान है। ठीक है? और वहां पे डब्ल्यू बोसॉन्स और जेड बोसॉन्स आर द फोर्स कैरियर। तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, उसको डब्ल्यू बोसॉन्स और जेड बोसॉन्स कैरी करते हैं। जैसा फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैरी कर रहा है, और ग्लूऑन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैरी कर रहा है। तो अब आप देखेंगे, अगर आप बोसॉन्स को, इन सब चीजों को ध्यान से देखें, तो देखिए जो ग्लूऑन है उसका मास कितना है? ग्लूऑन का मास कितना है? 0 है। ठीक है? प्रोटॉन का मास कितना है? 0 है। जबकि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, ठीक है? क्वार्क का कुछ मास है, डाउन का कुछ मास है, ठीक है? बाकी चीजों के मास हैं, लेकिन ग्लूऑन का और फोटॉन का कोई मास नहीं है। अब साइंटिस्ट ये सोचने लगे कि ऐसा कैसे है कि कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल का तो मास नहीं है और बाकी एलिमेंट्री पार्टिकल का मास है। साइंटिस्ट ये सोचने लगे, तो भैया उन्होंने बताया कि देयर मस्ट एग्जिस्ट सम फील्ड, कुछ तो एक फील्ड ऐसा होगा जिससे ये पार्टिकल जब इंटरेक्ट करते होंगे तो उनको मास आ जाता होगा, जबकि फोटॉन और ग्लूऑन से इंटरेक्ट नहीं करते होंगे तो उनमें मास नहीं आएगा। साइंटिस्ट ने उसी का नाम दिया हिग्स फील्ड, और इस फील्ड को कैरी करने वाला चीज को बोला गया हिग्स बोसन। हिग्स बोसन का खुद का मास होता है, जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया था कि हिग्स बोसन के इंटरेक्शन से सारे पार्टिकल्स में मास आता है, जिनमें भी मास आता है, और जो इंटरेक्ट नहीं करते हैं उनमें मास नहीं आता है। तो दैट इज हाउ एलिमेंट्री मॉडल है पार्टिकल का, वो यही समझाता है, बेसिकली स्टैंडर्ड मॉडल है कि मास क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, ये एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है। ठीक है? तो हमको हिग्स बोसन समझ में आ गया, हमको ग्लूऑन्स का रोल समझ में आ गया, फोटॉन्स का रोल समझ में आ गया, डब्ल्यू और जेड बोसन हमको समझ में आ गए। ठीक है? तो बेसिकली स्टैंडर्ड मॉडल हमको समझ में आ रहा है कि कैसे-कैसे पार्टिकल को मास दे रहा है, कैसे-कैसे फंडामेंटल तरीके से एलिमेंट्स जो हैं, डिफरेंट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे बनते हैं। ठीक है? तो अब लेकिन कुछ टर्म्स हैं दोस्तों जो मैंने मिस कर दी थी। ठीक है? तो कुछ टर्म्स हैं जो मैंने मिस कर दी थी, आइए अब उनको समझाता हूं कि उनका क्या मीनिंग है। ठीक है? तो फर्मियोन, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, कि स्पिन हाफ के मल्टीपल में होती है, क्योंकि बोसॉन में जो है वो इंटीजर होता है। सिमिलरली तो इनको फर्मियोन्स और बोसॉन्स में ऐसे ही डिवाइड किया गया है। क्वार्क और लेप्टॉन्स आप समझ पा रहे हैं, क्वार्क और लेप्टॉन्स क्या होते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं इनका फर्दर कैटेगराइजेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया गया है। हेड्रॉन्स, हेड्रॉन बेसिकली
वो उन चीजों को बोला गया है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को फील करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कौन फील करता है? क्वार्क फील करता है कि नहीं करता? बता रहा था ना आपको, अप एंड डाउन क्वार्क को वो मिला के रखा हुआ था, डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स। तो बेसिकली हेड्रॉन्स उनको बोला गया है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को फील करते हैं। और इनकी दो कैटेगरी मेजर होती है, एक होता है बेरियॉन्स और एक होता है मीसॉन्स। तो अगर आप तीन क्वार्क से मिलकर कोई भी चीज बनाएंगे तो उसको बोलेंगे बेरियॉन्स। इसलिए बेरियोनिक मैटर का जब आप नाम सुनते हैं, का मतलब यह कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। या तो दो अप होंगे या दो डाउन होंगे, और एक अप होगा और एक डाउन होगा। आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी देर पहले ही समझाया है। सिमिलरली एक क्वार्क और दूसरा क्वार्क, दो क्वार्क, एक क्वार्क एंटी क्वार्क या दो क्वार्क से मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं मीसॉन्स। तो बेरियन और मीसॉन्स बेसिकली क्वार्क से मिलकर बनते हैं, क्योंकि हेड्रॉन्स यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं। तो बेसिकली लार्ज फैमिली का नाम हेड्रॉन्स है। ये दो टाइप की हो सकती है, बेरियोनिक मैटर और मीसॉन्स। बेरियोनिक मैटर में तीन क्वार्क मिलकर बनाएंगे, इसमें दो क्वार्क मिलकर बनाएंगे। तो ये टर्म्स जो न्यूज में आते हैं, तो आई थिंक अब आपको समझने में आसानी मिलेगी। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट चीज जो अब समझाने की है वो ये है कि यार सर ये बताइए कि डिफरेंट फंडामेंटल फोर्सेज हैं, इनके ऊपर भी अब बात करते हैं। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं कि डिफरेंट फंडामेंटल फोर्स वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, चार फोर्सेस को फंडामेंटल फोर्स बोला हुआ है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो क्या है, दो मास के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये हमको पता है सन पृथ्वी पर लगा रहा है, इसका मतलब इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट रेंज हम इसकी बोल सकते हैं। इसकी रेंज जो है वो इनफाइनाइट है, यस और नो। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है इसकी रेंज भी इनफाइनाइट बोली हुई है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ये होता है तो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है। हमको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला हुआ है। इसकी रेंज भी इनफाइनाइट है कि नहीं, ये भी हमको पता है। तो अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स और न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्स की। और ये हमको पता है कि एटॉमिक लेवल पर काम करते हैं, तो इनकी रेंज तो कम ही होनी चाहिए, यस और नो। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज जो है वो कम होती है। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं, इंटेंसिटी की बात करते हैं। अच्छा आप बताइए, आपके हिसाब से जो ग्रेविटी का फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी के फोर्स को कंपेयर करके बताइए कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अब मैं आपकी हेल्प करता हूं। ठीक है, अगर सपोज मैं एक चुंबक लेता हूं और वो चुंबक जमीन पर गिर जाती है, यस और नो, वो चुंबक जमीन पर गिर जाती है, तो उस चुंबक का कुछ मास है, उस चुंबक का, उस मैग्नेट का जो कुछ मास है, उस मास पे ग्रेविटी लगी हुई है, इसलिए वो जमीन पे गिर गई। अब मैं एक और मैग्नेट लेके आता हूं और उस मैग्नेट से उसको उठाने की कोशिश करता हूं। तो आपको पता है कि अगर मैं उसको थोड़ा-सा पास ले जाऊँगा, तो वो जो ज़मीन पे गिरी हुई चुंबक है, वो उसको ऊपर की ओर खींच लेगी। तो अब ऐसा वो क्यों कर पा रही है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स लग रहा है। अब आप सोचेंगे, अब आप बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स स्ट्रॉन्ग है कि ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है? इसको ऐसे भी समझिए कि पूरी पृथ्वी मिलके जितना ग्रेविटी का फ़ोर्स उस चुंबक पर लगा रही थी, मैग्नेट पे लगा रही थी, ज़मीन पे पड़ा हुआ था, उसको मात्र एक छोटे से चुंबक ने खींच लिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ग्रेविटी का फ़ोर्स इतना स्ट्रॉन्ग फ़ोर्स नहीं है। आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है, ये समझ में आ गया। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तो मैंने बता ही दी कि भैया वो तो प्रोटॉन प्रोटॉन को पास रखता है ना? सेम चार्ज को पास रखने की वो कैपेसिटी रखता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको भी अगर वो ओवरकम कर सकता है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। क्योंकि तभी तो जो रिपेल वाला फोर्स था उसको वो ओवरकम करके उनको पास में बांधा हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल। ठीक है? ये क्लियर हो गया। और ग्रेविटेशन जो फोर्स है ये वीकेस्ट है। ठीक है, तो उसके बाद नंबर आता है स्ट्रॉन्ग फोर्स के बाद नंबर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, और फिर नंबर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स का। तो आई होप आपको चारों फंडामेंटल फोर्सेज की रेंज और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया लग गया होगा, ये कैसे ऑपरेट करते हैं। तो क्या जो इसका स्टैंडर्ड जो मॉडल है पार्टिकल फिजिक्स का, क्या ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है? जी नहीं, सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है। फॉर एग्जांपल ये हमको ये नहीं बताता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको कौन कैरी करता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फोटोन करता है, एक को डब्ल्यू जे बोसॉन करता है, एक को ग्लूऑन्स करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन सा बोसॉन्स कैरी करता है, इसके बारे में हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। ठीक है, आप दोनों में डिफरेंस समझिएगा। ठीक है, हिग्स जो फील्ड है वो मास देता है। मास इज नॉट सेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा ना, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो ये जो होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स जी हो जाता है पृथ्वी के केस में। तो ये मास क्यों आता है ये हिग्स फील्ड समझाता है। जी मतलब ग्रेविटेशनल का फोर्स कैसे लग रहा है ये नहीं समझाता। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि मेरा मास तो सेम है, मैं x किलोग्राम वेट कर रहा हूं, तो अभी मैं धरती पे जो फोर्स लगा रहा हूं वो ग्रेविटी के हिसाब से लगा रहा हूं। लेकिन अगर मैं चंद्रमा पे चला जाऊं तो चंद्रमा पे तो इतना ग्रेविटी का फोर्स होगा नहीं, तो वहां पे मैं हल्का महसूस करूंगा। तो मैं हल्का क्यों महसूस करूंगा? क्या मेरा मास कम हो गया? नहीं, मेरा मास तो सेम है, जी कम हो गया, क्योंकि वहां का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है। तो मास और वेट दोनों अलग-अलग चीजें होती हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सप्लेन नहीं करता कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन कैरी कर रहा है, बाकी 3 फोर्स तो बता दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन कैरी कर रहा है ये एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये एक लिमिटेशन है। अनदर इंपॉर्टेंट लिमिटेशन भैया आपने स्टार्ट करी थी कि ब्रह्मांड का जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, तो आपने क्वार्क बता दिया, इलेक्ट्रॉन बता दिया, लेकिन यार ब्रह्मांड में तो डार्क मैटर है।
तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या होता है इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो डार्क मैटर को भी एक्सप्लेन नहीं करता है कि डार्क मैटर किससे मिलकर बना हुआ है। सिमिलरली ब्रह्मांड में एंटी मैटर भी है, आपने सुना ही होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट पार्टिकल ही पाए जाते हैं, यस और नो। तो जो एंटी मैटर है वो ब्रह्मांड में उतना कम क्यों है, मैटर इतना ज्यादा क्यों है, एंटी मैटर क्यों कम है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं करता है। तो देयर आर वेरियस लिमिटेशन टू दिस स्टैंडर्ड मॉडल, यट ये काफी चीजें एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आई होंगी, ये कैसे काम करते हैं ये समझ में आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि क्या मैं आपको समझा पाया, क्या आप ये समझ पाए, और हाँ तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और बताइएगा अगला वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं। और ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।